देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जनक किन्हें कहा जाता है? ज्योग्राफी का जनक इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी का जनक इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक, अब ज्योग्राफी का हम डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। ज्योग्राफी देखो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन? जियो एंड ग्राफी। जियो एंड ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, जियो का अर्थ क्या होता है, और ग्राफी का अर्थ पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। यह इसका डेफिनेशन क्या देंगे? इसका हिंदी और भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें हम लोग पृथ्वी तथा पृथ्वी पर उपस्थित खनिज या संसाधन का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी। ठीक, तो ज्योग्राफी का जनक इराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, दो ग्रीक शब्दों को मिलने से जियो एंड ग्राफी, जियो का पृथ्वी, ग्राफी का वर्णन करना। अध्ययन या वर्णन। ठीक है, तो देखो ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या है? संसाधन। संसाधन में भी 5 चीज है, मृदा, जल, ये सब करके 5 चीज है। उसको कृषि के बारे में पढ़ना है, वन के बारे में पढ़ना है, उद्योग के बारे में पढ़ना है, मानचित्र के बारे में भी पढ़ना है थोड़ा बहुत। ठीक है, मानचित्र के बारे में, आपदा, ठीक है ना, आपदा, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ना है लगभग। ठीक है, तो भूगोल में हम लोग 10th में क्या क्या पढ़ना है? संसाधन, कृषि, वन, उद्योग, मानचित्र, आपदा। ठीक है, तो संसाधन किसे कहते हैं? जब मानव किसी भी वस्तु को अपने जीवन में उपयोग में लाता है ना, उसी को कहते हैं संसाधन। और उपयोग में कैसे लाता हो? टेक्निक के आधार पे लाता हो, ये नहीं कि लाएगा तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब तक उसका तो उपयोग हुआ नहीं है और होगा कि नहीं होगा उसका कोई पता नहीं है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन क्या देंगे? जब मानव किसी भी वस्तु का अपने जीवन में उपयोग में लाता हो, इसका लिखेंगे मानव या दैनिक जीवन यानी डेली का जीवन, ठीक है ना, पर डे वाला, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। ठीक है, जितना वस्तु हम देख रहे हैं जो पर डे यूज में आ रहा है वो क्या कहलाएगा? संसाधन। जैसे मृदा, ठीक है, जल, पेट्रोल, ठीक है ना, कोयला, ये सब क्या कहलाएंगे? संसाधन है। ठीक है, कुछ नवीकरणीय है तो कुछ अनवीकरणीय है, तो कुछ जैव संसाधन है तो कुछ अजैव संसाधन है, कुछ व्यक्तिगत संसाधन है तो कुछ सामुदायिक संसाधन है, तो कोई राष्ट्रीय संसाधन है तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, तो कोई क्या बोलता है उसको, क्या बोलते हैं उसमें, तो इसी तरह का होता है। ठीक ना, तो आगे हम देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण कितने आधारों पे किया गया है। ठीक है, तो संसाधन का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे पहला, दूसरा उपयोगिता के आधार पे, तीसरा विकास स्तर के आधार पे, और चौथा स्वामित्व के आधार पे। ठीक, अगर इसका बुक से हम क्रम बताएं तो पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा उपयोगिता के आधार पे, तीसरा स्वामित्व के आधार पे, और चौथा विकास स्तर के आधार पे। तो हम ये चारों लिख दे रहे हैं यहाँ पे, याद रखना, कोई भूलेगा नहीं। एग्जाम का ये सब मेन है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर से आएगा ये नहीं पूछेगा डिफिनेशन ऑब्जेक्टिव में कि किसे कहते हैं, और छोटा नोट्स दे देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव डालेगा ये कौन से संसाधन है। तो वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है।
चार आधार पे किया गया, कौन कौन है वो? उत्पत्ति के आधार पर, पहला उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, सेकंड उपयोगिता के आधार पे, तीसरा स्वामित्व के आधार पे, चौथा विकास स्तर के आधार पे, चौथा है पहला उत्पत्ति के आधार पे संसाधन, उत्पत्ति के आधार पे दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पे भी दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऐसे करके बांटा गया, वो अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? चार आधार पर। कौन कौन? उत्पत्ति, उपयोगिता, स्वामित्व, विकास स्तर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे देखो, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन ये जैव मंडल में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जैव मंडल में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव संसाधन क्या अध्ययन किया जाता है? जैव मंडल में होने वाली क्रिया। सब ध्यान रखेगा, कोई भूलेगा नहीं, सब बेस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेगी यहाँ से। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो। कौन कौन? पहला जैव, दूसरा और अजैव। तो जैव संसाधन है जो जैव मंडल में होने वाली क्रियाओं, जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इसमें जीव जंतु आएंगे जैसे मानव, जंगली जानवर, जल में रहने वाले जानवर, स्थल पे रहने वाले जानवर। तो जैव संसाधन किसका अध्ययन करते हैं? जिसमें लगभग जिसमें जीवन हो। ठीक, उसी के बारे में, संसाधन के बारे में यहाँ पढ़ना है हमें। जो जैव मंडल में क्रियाएं होती है, जैव मंडल में क्रिया क्या होगा? मानवों की क्रिया, जंतुओं की क्रिया, यही सब न होगी। और अजैव, ये जैव मंडल की क्रिया नहीं है, ये जैव मंडल की क्रिया नहीं है। जैसे इसमें आ जाएंगे पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु। ठीक, जीव जंतु में सब आ गया, स्थल जल पे रहने वाले सब। और अजैव में आ जाएगा क्या? फिजिकली, जैसे पर्वत पहाड़, पठार, दर्रा, नदी नाला झील तालाब। ठीक, पर्वत पहाड़, ठीक है ना। अब क्या है? उपयोगिता के आधार पे। ठीक, क्या उपयोगिता के आधार पे? तो हम बताते हैं उपयोगिता के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे हम बता दिए ना। अब देखो उपयोगिता के आधार पे, इसको मिटा रहे जगह नहीं। उत्पत्ति के आधार पे बता दिए, अब देखो उपयोगिता के आधार पे। अब उपयोगिता के आधार पे देखना है हमें। उपयोगिता के आधार पे संसाधन के वर्गीकरण दो भागों में किया गया। कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ध्यान देगा सब, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अच्छा, नवी कहने का अर्थ हुआ कि नया, और अनवी कहने का अर्थ हुआ कि नया नहीं। ठीक, तो नवी कहने का अर्थ अगर नया हुआ, और करणीय मतलब करना, यानी कि नया करना। एक तरह से कह सकते हैं नया करना, यानी कि इसमें पढ़ना क्या है कि कोई वस्तु का हम लोग उपयोग कर लिए ना, तो फिर से जैसे अभी किसी वस्तु को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में परिवर्तन कर दिए। ठीक, अब हमको पीछे आगे वाले स्टेप से पीछे वाले स्टेप में आना है, तो आ गए तो नवीकरणीय, अगर नहीं आए तो अनवीकरणीय। आ गए तो नवीकरणीय और नहीं आए तो अनवीकरणीय। यही इसी का थोड़ा सा टॉपिक है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भी यही कहता है कि स्टेट चेंज हो जाएगा, अवस्था जो है चेंज हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और अवस्था नहीं चेंज होगा
तो रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का परिभाषा देना होगा। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद हम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद हम पुनः प्राप्त फिर से कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। इसे चक्रीय संसाधन भी कह सकते हैं, चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को क्या कह सकते हैं? चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन करने का तो जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में हम गए, ठीक ना, ठीक, और इस स्टेप से हमको फिर इसी स्टेप में आना है, तो फिर से आ गए तो क्या हुआ? सर्कल डायमेंशन। तो सर्कल डायमेंशन यही कहने का अर्थ है ना कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गए और दूसरे से फिर वापस अगर उसी में आ जाए तो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय या चक्रीय संसाधन। जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? दो एग्जाम्पल। दूध कैसे हो जाएगा? 2 से 1, 1 से 2। पानी से बड़ा, पानी से बड़ा, बड़ा से पानी। देखो, नवीकरणीय कैसा संसाधन है? चक्रीय संसाधन। अब बात आती है अनवीकरणीय की, ठीक। तो अनवीकरणीय क्या है? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग पुनः हम नहीं कर सकते। एक बार अगर उपयोग कर लिए तो उनका उपयोग पुनः हम नहीं कर सकते। जैसे कोयला, ठीक, कोयला ये सब हो गया। इसमें जल आएगा, जल, पवन, ठीक ना। नवीकरणीय में जल, पवन एग्जाम्पल इसका। और अनवीकरणीय करने का द्वारा ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने का दोबारा हम उपयोग में नहीं ला सकते हो, तो क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन। इसे अचक्रीय संसाधन कह सकते हैं, अचक्रीय, अचक्रीय संसाधन। इसमें क्या आएगा? कोयला, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम लिख लो, पेट्रोलियम से सब हो जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है, याद रखना। पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोलियम में हो गया कि जितना भी ज्वलनशील पदार्थ है, डीजल, पेट्रोल, क्या और बोलते हैं, हाँ, ये सब जितना हो गया सब पेट्रोलियम पदार्थ है। और पेट्रोल में स्पेशल पेट्रोल जो बाइक में हम लोग भराते हैं वो पेट्रोल हुआ। तो उपयोगिता के आधार पे कितने संसाधन? कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय करने का अर्थ है पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं दूसरे स्टेप में जाने के बाद भी, और अनवीकरणीय करने का अर्थ है कि पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है? स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे देखो संसाधन, स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखो, व्यक्तिगत संसाधन ऐसा संसाधन जिसमें खास व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी या खास व्यक्ति। जैसे मेरा, अगर किसी वस्तु पे मेरा अधिकार हो तो उस पर केवल मेरा ही अधिकार हो। हाँ, जैसे हम इसे एग्जाम्पल दे देते हैं, जमीन जायदाद, जमीन, ठीक, बिजली, इसका कनेक्शन लिए हैं तो मेरा अधिकार है इस पे, लेकिन इसका लगान चुकाना होगा, टैक्स भरना होगा। किसको? सरकार को। इसका टैक्स भरना, इसमें मेरा अधिकार है लेकिन फिर भी उनको टैक्स भरना होगा। तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन
जिसपे किसी निजी या खास व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन जिन पे समाज के सभी वर्गों का अधिकार हो, समाज के सभी लोगों का अधिकार हो। सामुदायिक संसाधन में किसका अधिकार होगा? समाज के सभी लोगों का, जैसे शमशान घाट, मंदिर, मस्जिद, ठीक। तो इस पे किसका अधिकार हो गया? समाज के सही वर्गों का, ठीक ना। सरकार के नियंत्रण में भी ये सब रहता है। बड़ा बड़ा पैलेस जो होगा ना, बड़ा बड़ा मंदिर या बड़ा बड़ा शमशान घाट, मस्जिद, ये सब सरकार के नियंत्रण में भी ये सब आ सकता है। सरकार नियंत्रण में भी आ सकता है ये सब। तो तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसपे पूरे राष्ट्र के लोगों का यानी पूरे देश के लोगों का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। पूरे देश के लोगों का अधिकार होगा तो राष्ट्रीय संसाधन। यानी खनिज पदार्थ जितना भी है धरती पे, मैंने धरती सॉरी भारत में सब पे देश, सभी देश के लोगों का अधिकार है, तो उस पे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। यानी पूरे देश के लोगों का अधिकार होगा तो उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। और अंतरराष्ट्रीय कहने का अर्थ हुआ जिसमें पूरे विश्व के लोगों का अधिकार हो। तो अंतरराष्ट्रीय कहने का अर्थ हुआ पूरे विश्व के लोगों का अधिकार हो। तो कैसे होगा भाई? तो किसी भी देश का एक सीमा है, जैसे भारत का सीमा है बन रहा है, ठीक। तो अच्छा भारत का सीमा है, समुद्री इलाका है मान लीजिए इधर, ठीक ना। इससे 200 किलोमीटर तक तो भारत का अधिकार है, लेकिन 200 किलोमीटर से जैसे ही इधर आएगा, ठीक, तो ये आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र में आ जाता है। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र में आ जाता है। इस पर किसका अधिकार हो जाएगा? पूरे देश का अधिकार हो जाएगा। मतलब जिससे बॉर्डर लगेगा ना इसका, पूरे देश के लोगों का अधिकार हो जाएगा। जो जो देश का बॉर्डर इससे लगेगा, 200 किलोमीटर तक तो जिस देश का सीमा लगेगा उसका यहाँ तक है, लेकिन उससे पार होगा ये अनुसंधान, यानी बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं खोजते हैं इस चीज को, जो पानी में खोज रहे हैं, समुद्री इलाका में खोज रहे हैं, उस पर सभी देश के साइंटिस्टों का अधिकार होगा। और इधर अगर भारत का बॉर्डर लग रहा है तो भारत का ही अधिकार होगा। ठीक है ना। तो हम क्या होता है अभी? अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय में पूरे देश के लोगों का अधिकार हो। क्या है अगला? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहने का अर्थ ना, तो अभी क्या होता है कि 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र है तो आर्थिक, देखो यार 200 किलोमीटर वाले क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाएंगे। लेकिन 200 किलोमीटर से जैसे ही बाहर जाएगा समुद्री इलाका में, 200 किलोमीटर से जैसे ही खुले महासागर में जाएगा तो पूरे देश का अधिकार हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। या तो समझ लो क्या होगा, जो किसी देश का बॉर्डर से अगर 200 किलोमीटर समुद्री इलाका है तो उस पर उसी देश का अधिकार होगा। जैसे भारत का तो भारत का है, और इसे जैसे ही खुले महासागर में आएगा 200 किलोमीटर से बाहर तो पूरे देश का अधिकार हो जाएगा जिससे बॉर्डर लगता है। ठीक ना। तो इसे आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, बात आती है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था करने का चीज नहीं हुआ कि डाकू के रुपया पैसा। डाकुओं की अर्थव्यवस्था करने का अर्थ हुआ संसाधन का सही से उपयोग कीजिए, संसाधन का सही से उपयोग कीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है? संसाधन का दोहन करना, अति दोहन। संसाधन का अति दोहन ही क्या कहलाएगा? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। वहाँ ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको, ठीक ना। इससे भी ऑब्जेक्टिव डालता है। संसाधन का अति दोहन, अति दोहन करने का बहुत ज्यादा उपयोग करना, ठीक ना। अपने लालच के लिए बहुत ज्यादा संसाधन का उपयोग करना क्या कहलाएगा? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ठीक है। अब हम बताते हैं विकास स्तर के आधार पर। ठीक, स्वामित्व हो गया, उत्पत्ति हो गया, उपयोगिता हो गया, स्वामित्व हो गया। अब क्या है? विकास स्तर के आधार पर। विकास स्तर के आधार पर भी संसाधन के 4 भाग हैं। देख लो कौन कौन। संभावी संसाधन, भंडार संसाधन,
संचित विकसित संसाधन, संचित कोष संसाधन। संभावित संसाधन, भंडार संसाधन, विकसित संसाधन और संचित कोष संसाधन। संभावित संसाधन कहने को अर्थ हुआ कि जिसका उपयोग करने की संभावना है, किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होगा। संभावित संसाधन विशेष क्षेत्र में मौजूद होगा। संभावित संसाधन कैसे क्षेत्र में मौजूद होगा? विशेष क्षेत्रों में संभावित संसाधन को उपयोग में लाने की संभावना है। उपयोग में लाने की संभावना, अभी लाया नहीं गया, उपयोग में लाने की संभावना, उपयोग में लाने की संभावना है। और भंडार संसाधन ऐसे संसाधन जिनका भंडारण हो, इकट्ठा हो, लेकिन उपयोग में हम लोग नहीं ला रहे। क्या है? टेक्निक नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ठीक, भंडार संसाधन का उपयोग अभी क्यों नहीं कर रहा है? आने वाली पीढ़ियों के लिए। देख लेते हैं। तो भंडार संसाधन जो भंडार के रूप में उपलब्ध हो, क्या कहलाएगा? भंडार संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका विकास लगातार हो रहा हो। जैसे क्या होगा, एक दो एग्जाम्पल दो। हाँ बताओ, बताओ दो एग्जाम्पल। गाय, गाय का लगातार विकास हो रहा है। गाय, बल्कि गाय, चलो देखो यहाँ, देखो तकनीक के अभाव में, वही तो भंडार बोल ना, तकनीक के अभाव में तो सब को देखो भंडार संसाधन में क्या हो जाए, तकनीक के कमी के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका भंडारण है, हमारे देश में इसका भंडारण है, लेकिन टेक्निक की कमी के कारण, तकनीक की कमी के कारण इसका प्रयोग अभी हम नहीं कर रहे। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका लगातार विकास हो रहा हो, लेकिन इस विकसित संसाधन इसका विकास तकनीक के आधार पे होगा, तकनीक के आधार पे किया जा रहा है। इसका विकास, विकसित संसाधन का विकास तकनीक के आधार पे किया जा रहा है, लेकिन इसका तकनीकी कमी के कारण भंडारण संसाधन का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है। और संभावित संसाधन देखो विशेष क्षेत्र में मौजूद होगा, उपयोग में लाने की संभावना, इसका भी उपयोग में अभी नहीं आया है। और संचित कोष संसाधन भंडारण संसाधन का ही रूप है। कौन? संचित कोष भंडारण का ही रूप है। उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखा गया है। संचित कोष को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखा गया है। तो संचित कोष क्या है? भंडारण संसाधन का ही रूप है। इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखा गया है। नहीं तो अगर हम पहले अगर सब खरीद समाप्त कर दें तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? ठीक है, इसीलिए बचा के रखा जा रहा है। और संभावित संसाधन में एक चीज और देख लो, अधिक समय, अधिक लागत, अधिक यानी खर्च के कारण इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। किसका? संभावित का। कहाँ कैसे क्षेत्र में होगा? जैसे हिमालय क्षेत्रों में फेमस जगह, बहुत बढ़िया जगह,
लेकिन वहां से अभी तक इसका उपयोग नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आगे क्या था, संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधन का सही तरीका से उपयोग करना, विवेकपूर्ण उपयोग। ये एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसे विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। देखो, संसाधन नियोजन करने का अर्थ हुआ ना, नियोजन माने किसी योजना के तहत, ठीक, और संसाधन, संसाधन का उपयोग किसी योजना के तहत। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। और क्या हो सकता है इसमें कि राष्ट्र के विकास में संसाधन नियोजन का अहम भूमिका, मतलब कि संसाधन का लिमिट में उपयोग करेंगे। ये नहीं कि देश के विकास के लिए हम बहुत सारे खनिज का उपयोग करते जा रहे हैं, ठीक ना। ऐसा करने से तो अभी तो विकास हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय के लिए संसाधन कम जाएंगे। तो पूरक होने चाहिए क्या, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के विकास में क्या पूरक होना चाहिए, संसाधन का उपयोग। पूरक करने का मतलब है ना, लिमिट में उपयोग करें और लिमिट में विकास होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि विकास के देश के विकास के चक्कर में बहुत सारे संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, दूसरे देश से अपने संसाधनों को बेच रहे हैं, पता चलेगा आने वाले 10 वर्ष 15 वर्ष में अपना संसाधन खत्म हो तो फिर हमें खरीदना पड़ेगा। तो वही लिमिट में उपयोग करना चाहिए संसाधन का। तो वही कह रहा है, विकास में संसाधन का उपयोग राष्ट्र के विकास में पूरक है क्या, संसाधन का उपयोग। पूरक करने का अर्थ हुआ कि जितना विकास कीजिए, जितना संसाधन का उपयोग कीजिए, उतना ही संसाधन का विकास होगा, लेकिन लिमिट में कीजिए, सीमित। ठीक, ये नहीं कि ज्यादा। तो संसाधन नियोजन हो गया। और अब क्या बचा हुआ है, संसाधन का संरक्षण बचा हुआ है ना। हम बता देते हैं संसाधन का संरक्षण। तो हम इसको मिटा रहे हैं क्या कि आगे हमको भी बताना हो। अच्छा, सतत विकास एक है, सतत विकास है, तो सम्मेलन होगा सब। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, संसाधन का अतिदोहन डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है, याद है ना, सब याद रखना। तीन टॉपिक बचा हुआ, सम्मेलन है, सतत विकास है, संसाधन का संरक्षण है, सतत विकास। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है सतत का अर्थ होता है लगातार, सतत का अर्थ होगा लगातार, और विकास का अर्थ बढ़ोतरी। विकास की प्रक्रिया में लगातार वृद्धि। तो कैसे, तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रहे, जो जारी रहे, यानी टिकाऊ बना रहे। ठीक ना, जो जारी रहे, जो टिकाऊ बना रहे। तो क्या, और इसका उपयोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कर सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में करते हैं। हम इसका डिफिनेशन क्या देंगे, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, जो टिकाऊ बना रह सके, यानी लगातार चलता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में और दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में लगातार प्रक्रिया जारी रहे। तो संसाधन का लिमिट में उपयोग करेंगे, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संसाधन जाएगा, बचेगा तो दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में जाएगा। इसी को कहते हैं सतत विकास, यानी लगातार विकास की प्रक्रिया होगी, उसे क्या कहेंगे, सतत विकास। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके,
अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी जाए, उसे क्या कहेंगे? सतत विकास। अब है संसाधन का संरक्षण। लिखेगा इसको, लिखा हुआ है। देखो संसाधन का संरक्षण दो टॉपिक है, लिख देते हैं। संसाधन संरक्षण, हाँ इसी में आएगा, क्योंकि संसाधन के संरक्षण के लिए उसको बनाया गया था ना। ठीक, तो देखो 1972 से शुरू करते हैं। संसाधन के संरक्षण के लिए क्लब ऑफ रोम समिति की बैठक स्थापना हुई थी। क्लब ऑफ रोम कब हुई? 1968 में। संसाधन का संरक्षण के लिए, संसाधन का कैसे उपयोग करें, तो क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। सुमशेर की पुस्तक थी एक, सुमशेर नाम है आदमी व्यक्ति का, सुमशेर की पुस्तक, इसी क्वेश्चन, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो सुमशेर की पुस्तक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहने का अर्थ ये नहीं कि छोटा है तो बहुत अच्छा है, इसमें कहने का अर्थ हुआ संसाधन का तनिक उपयोग करें, लिमिट में करें, धीरे धीरे उपयोग करें ताकि अधिक समय तक चले। तो यही कहने का अर्थ हुआ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सुमशेर की पुस्तक है, इसमें महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत है। कब? 1900 कब है? 74 में। हाँ, और एक था क्या? सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत थे। और ब्रंटलैंड आयोग, इस सब संसाधन संरक्षण के लिए बना था। 1987 में। ठीक है, संसाधन संरक्षण के 3 को बना था। क्या? पहला क्लब ऑफ रोम 1968 में, दूसरा सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम था उस पुस्तक का, उसमें महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं 1974 में। और ब्रंटलैंड आयोग बना था 1987 में। तो अब देखो यहाँ पे 1968 के बाद क्या हुआ था? 1972 में शिखर सम्मेलन हुआ था। संसाधन संरक्षण के लिए 1972 में सम्मेलन हुआ था कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उसमें 3 शिखर सम्मेलन हुआ था। शिखर सम्मेलन 3 हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में देखना, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो देखो 1992 में हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 1992 में हुआ था ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। इसमें 178 देश भाग लिया था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 178 देश भाग लिया था। और ये हुआ कहाँ था इसकी बैठक? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। और